नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य के न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 4 बताऊंगा। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और उन सभी वीडियो के PDF मैंने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर उनके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 तक बताया था। तो आज इसमें क्वेश्चन नंबर 5.14 यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें दिया है, यदि प्रश्न 5.13 में वर्णित चुंबक को 180 अंश से घुमा दिया जाए तो संतुलन बिंदुओं की नई स्थिति क्या होगी। तो इसके लिए आप पहले क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया था कि क्षैतिज तल में रखे एक छोटे क्षण चुंबक का अक्ष चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश है। संतुलन बिंदु चुंबक के अक्ष पर इसके केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूर स्थित है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.36 गॉस एवं नत्य कोण 0 है। चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर इसके केंद्र से उतनी ही दूर स्थित किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। यानी कि यहाँ पर हम लोगों को इसके केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूरी दी गई है। तो यहाँ पर ये दूरी हम लोग लिखेंगे RAX, क्योंकि यहाँ पर लिखा था चुंबक का अक्ष चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा में है, तो इसको हम लोग RAX मान लेते हैं यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। तो इसमें यह बताया गया कि यदि प्रश्न 5.13 में वर्णित चुंबक को 180 अंश घुमा दिया जाए तो संतुलन बिंदुओं की नई स्थिति क्या होगी। तो नई स्थिति हम लोगों को ज्ञात करना है। यहाँ पर REQ यानी कि भूमध्य रेखा के हिसाब से यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर REQ का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे इसमें आपको BEQ बताया था यानी कि भूमध्य रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसी तरह यहाँ पर भूमध्य रेखा पर उसकी स्थिति यानी कि REQ हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है RAX और इसका मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर लेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा। और यहाँ पर हम लोगों को REQ का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है RAX बराबर μ0 2m/4πBH। यहाँ पर BH जो होता है वो 36 घटक होता है, तो इतना हो जाएगा। और इसकी पावर होता है 1/3, ये RAX का मान होता है। और REQ का मान होता है μ0 m/4πBH की पावर 1/3। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब दोनों समीकरण हल करना है तो यहाँ पर देखिए आप μ0/4π इंटू m/BH और यहाँ पर है μ0/4π इंटू 2mBH। तो केवल यहाँ पर 2 दिया है, बाकी पूरा यही सेम है। तो इसकी जगह पे REQ लिख देना। तो यहाँ पर ये बन जाएगा फिर RAX बराबर, यहाँ पर ये 2 दिया गया था तो 2 की पावर आपको लिख देना है 1/3 और इंटू में आ जाएगा फिर REQ, क्योंकि इसका मान जो है बाकी इसके बराबर है, केवल 2 एक्स्ट्रा दिया था यहाँ पर। तो यहाँ से जब हम लोग अब REQ का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा फिर RAX और बट्टे में हो जाएगा 2 की पावर 1/3, या फिर आप इसको लिख सकते हैं RAX गुणे 2 की पावर -1/3। तो ये इतना हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा फिर REQ बराबर, यहाँ पर RAX का मान दिया गया हम लोगों को 14 सेंटीमीटर और गुणे में हो जाएगा 2 की पावर -1/3। और जब इसको हल करेंगे तो हल करने पर इसका मान आएगा 11.1 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग वर्णित चुंबक को 180 अंश से घुमा देंगे तो संतुलन बिंदु की जो नई स्थिति होगी वो 11.1 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया गया कि एक छोटा क्षण चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण 5.25 × 10⁻² जूल टेस्ला इनवर्स है, इस प्रकार रखा है कि इसका अक्ष पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। चुंबक के केंद्र से कितनी दूरी पर परिणामी क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 45 अंश का कोण बनाएगा। तो कितनी दूरी पर पूछ रहा है, तो पहले आपको R का मान ज्ञात करना है। फिर इसमें लिखा है यदि हम, पहला कंडीशन दी गई है, इसमें पहली कंडीशन है यदि हम A यानी कि पहली कंडीशन है आपकी अभिलंब समद्विभाजक पर देखें। पहला है अभिलंब समद्विभाजक पर देखें और दूसरा है फिर यदि हम
अक्ष पर देखें तो पहली स्थिति में लिखा गया कि यदि हम अभिलंब समद्विभाजक पर देखें, और दूसरा लिखा है कि अक्ष पर देखें तो इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण 0.42 गॉस है। प्रयुक्त दूरियों की तुलना में चुंबक की लंबाई की उपेक्षा कर सकते हैं। तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण दिया गया है, यानी कि m का मान दिया गया है 5.25 गुणे 10⁻², इतना दिया गया है। इसके बाद 36 घटक दिया गया है इसका BH बराबर 0.42 गॉस। तो अगर इसको हम लोग टेस्ला में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.42 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला। तो ये इतना हो जाएगा। तो आपको एक सूत्र बताया था, इसमें होता है BH बराबर μ0/4π इंटू m/r³। ये सूत्र होता है। इसी सूत्र का प्रयोग करके अभी मैंने इसके पहले वाले में भी r का मान लिखा था, तो ध्यान दीजिए वहाँ पर ये सूत्र बनाया गया था। r बराबर μ0/4π इंटू m/bh की पावर 1/3। तो ये सूत्र वहाँ पर मैंने लिखा था। तो ये सूत्र जो है इसी सूत्र के प्रयोग से बना है। तो यहाँ पर हम लोग r का मान जब ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा फिर r बराबर μ0/4π, इसका मान हो जाएगा 10⁻⁷, m का मान 5.25 गुणे 10⁻², फिर बट्टे यहाँ पर BH का मान हो जाएगा 0.42 गुणे 10⁻⁴, इतना हो जाएगा। और इसकी पावर आ जाएगी 1/3, इतना हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा फिर r बराबर यहाँ पर 10⁻⁷ और 10⁻² मिलके हो जाएगा 10⁻⁹। तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁹ और बट्टे में दिया है 10⁻⁴, और जब -4 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। और इंटू में ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 अंक दशमलव इसमें दिया गया, 2 अंक दशमलव इसमें दिया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 525 और बट्टे में आ जाएगा 42 और इसकी पावर हो जाएगी 1/3। तो r बराबर इसको लिखेंगे 525/42 गुणे 10⁻⁹ से जब 4 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा -5 और इसकी पावर आ जाएगी 1/3। इसके बाद ये हो जाएगा फिर r बराबर, इसके बाद जब इसको हल करेंगे तो हल करने पर इसका मान आएगा 5 गुणे 10⁻² मीटर। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो हल करने पर r का मान आएगा 5 गुणे 10⁻² मीटर। ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अक्ष पर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अब लिखेंगे अक्ष पर, तो अक्ष के लिए सूत्र होता है b एक्सेस बराबर BH बराबर μ0/2m/4π इंटू r³। तो याद रखना ये अक्ष पर है, वो निरक्ष पर है। तो निरक्ष के लिए वहाँ पर प्रयोग किया गया था इसके पहले, अभी जो हम लोगों ने ये प्रयोग किया है तो ये यहाँ पर जो होता है वो निरक्षीय स्थिति के लिए होता है, और ये यहाँ पर अक्ष यानी कि अक्षीय स्थिति के लिए होता है। तो अब जब अक्षीय स्थिति में ज्ञात करेंगे तो अक्षीय स्थिति में इसका मान जब ज्ञात करेंगे तो फिर ये हो जाएगा अब r बराबर यहाँ पर हो जाएगा μ0/2m/4π BH की पावर 1/3। ये इस सूत्र के प्रयोग से बनेगा। तो यहाँ से जब r का मान ज्ञात करेंगे तो अब फिर हो जाएगा 10⁻⁷, इसके बाद इंटू में हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे m का मान लिखेंगे तो 5.25 गुणे 10⁻² और बट्टे में हो जाएगा 0.42 गुणे 10⁻⁴ और पावर में आ जाएगा 1/3। तो इसी प्रकार जब इसको भी हल करेंगे तो हल करने पर इसका मान आएगा 6.3 गुणे 10⁻² मीटर, इतना मीटर में आएगा। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं फिर r बराबर 6.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखना ये आपकी स्थिति नंबर बी हो जाएगी, और जो हमने अभी पहला ज्ञात किया है ये स्थिति नंबर ए हो जाएगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया था। और यहाँ पर जो हम लोगों ने ये वाला मान निकाला इसको भी आप चाहे तो मीटर में लिख सकते हैं। तो ये वाला भी आ जाएगा 5.0 सेंटीमीटर, क्योंकि 10⁻² मीटर लिखा है तो यहाँ पर फिर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये पहली स्थिति का आंसर हो जाएगा और ये आपका सेकेंड स्थिति का आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें अतिरिक्त प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 5.16 यानी कि 5वें चैप्टर का 16 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें पहला दिया गया कि ठंडा करने पर किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का नमूना अधिक चुंबकन क्यों प्रदर्शित करता है। आगे ब्रैकेट में लिखा है एक ही चुंबक कार्य क्षेत्र के लिए, यानी कि इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ का नमूना होता है वो ठंडा करने पर अधिक चुंबकन क्यों प्रदर्शित करता है। तो चुंबकन क्यों प्रदर्शित करता है, तो इसका उत्तर है निम्नतर ताप पर चुंबकीय द्विध्रुव की
चुंबकत्वकारी क्षेत्र के साथ पंक्तियुक्त होने की प्रवृत्ति उसकी यादृच्छिक ऊष्मीय गति में कमी के कारण कम हो जाती है। तो यही कारण है कि ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का जो नमूना होता है वो चुंबकन प्रदर्शित करता है। इसके बाद बी पार्ट, इसका बी पार्ट दिया गया कि अनुचुंबकत्व के विपरीत प्रतिचुंबकत्व पर ताप का प्रभाव लगभग नहीं होता है, क्यों? यानी कि अनुचुंबकत्व के विपरीत जो है प्रतिचुंबकत्व पर ताप का प्रभाव नहीं होता है, क्यों? ये बताना है आपको। तो इसका उत्तर है कि किसी प्रतिचुंबकीय नमूने में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकत्वकारी क्षेत्र के विपरीत होता है। यानी कि किसी भी प्रतिचुंबकीय नमूने में जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो चुंबकत्वकारी क्षेत्र के विपरीत होता है, जिससे परमाणु की आंतरिक ऊष्मीय गति चाहे जो भी हो, यानी कि इसमें परमाणु की आंतरिक ऊष्मीय गति चाहे जो भी हो, लेकिन जो प्रतिचुंबकीय नमूने में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो चुंबकत्वकारी क्षेत्र के विपरीत होता है। इस प्रकार प्रतिचुंबकत्व जो है ताप परिवर्तन से स्वतंत्र होता है, यानी कि प्रतिचुंबकत्व पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, इसमें दिया गया यदि एक टोराइड में बिस्मथ का क्रोड लगाया जाए तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उस स्थिति की तुलना में किंचित यानी कि कम होगा या फिर किंचित या फिर ज्यादा होगा जबकि क्रोड खाली हो। तो इसमें यह बताया गया कि जो टोराइड में बिस्मथ का क्रोड लगाया जाता है उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उस स्थिति की तुलना में जो है कम होगा या फिर ज्यादा होगा जबकि क्रोड जो है वो खाली हो। तो इसका उत्तर होगा कि यह थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि बिस्मथ जो होता है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, यानी कि बिस्मथ जो है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इसलिए इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उस स्थिति की तुलना में कम होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, इसमें दिया गया कि क्या किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है? यदि हाँ तो उच्च चुंबकीय क्षेत्रों के लिए इसका मान कम होगा या फिर अधिक होगा। तो इसमें यह बताना है कि लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो है वो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है या नहीं, और अगर करती है तो उच्च चुंबकीय क्षेत्रों के लिए इसका मान कम होगा या फिर अधिक होगा। तो इसका उत्तर है कि किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता प्रयुक्त क्षेत्र पर निर्भर होती है, निम्नतर चुंबकीय क्षेत्र के लिए पारगम्यता अधिक होगी। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता जो है वो प्रयुक्त क्षेत्र पर निर्भर होती है। तो इसका मतलब ये हाँ है। इसके बाद फिर बताया गया कि निम्नतर चुंबकीय क्षेत्र के लिए पारगम्यता जो है वो अधिक होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई, इसमें दिया है कि किसी लौह चुंबक की सतह के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव लंबवत होती हैं, और फिर इसके बाद ब्रैकेट में दिया है यह तथ्य उन स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के सदृश है जो कि चालक की सतह के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत होती हैं, और क्यों? तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि लौह चुंबकत्व की सतह के प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सदैव लंबवत होती हैं, क्यों? तो इसका उत्तर है कि जब दो माध्यम के लिए जाते हैं, यानी कि जब दो माध्यम लिए जाते हैं और इनमें से एक के लिए म्यू इज ग्रेटर देन, यानी कि यहाँ पर डबल लगा इसलिए मतलब म्यू का मान जो है वो बहुत अधिक है होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस माध्यम से लंबवत मिलती हैं। इस तथ्य के प्रमाण दो माध्यमों के अंतः सतह पर चुंबकीय क्षेत्र की सीमा की दशाओं से प्राप्त होते हैं। यानी कि म्यू का मान जो है वो एक से अधिक होता है, इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो माध्यम से लंबवत मिलती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ, इसमें लिखा है कि क्या किसी अनुचुंबकीय नमूने का अधिकतम संभव चुंबकन लौह चुंबक के चुंबकन के परिमाण की कोटि का होगा? तो इसका उत्तर है कि किसी अनुचुंबकीय नमूने की अधिकतम संभव चुंबकीकरण लौह चुंबकीय नमूने के परिमाण की ही कोटि का होता है, किंतु अनुचुंबकीय नमूने के लिए बहुत उच्च चुंबकत्वकारी क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जो कि प्रायोगिक रूप से संभव नहीं हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5.17 यानी कि क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए गए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकन वक्र की अनुक्रमणीयता डोमेनों के आधार पर गुणात्मक दृष्टिकोण से समझाइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था, जहां पर आपको लौह चुंबकत्व की व्याख्या बताई थी, तो वहां पर आपको इसका वक्र बनाकर पूरा समझाया गया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसका उत्तर आपको वहीं से मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी,
इसमें दिया गया कि नर्म लोहे के एक टुकड़े के शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल कार्बन स्टील के टुकड़े के शैथिल्य लूप के क्षेत्रफल से कम होता है। यदि पदार्थ को बार बार चुंबकन चक्र से गुजारा जाए तो कौन सा टुकड़ा अधिक ऊष्मा ऊर्जा का क्षय करेगा? तो इसका उत्तर है प्रति सेकंड त्यागी गई ऊष्मा हिस्टैरिसीस लूप के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः कार्बन स्टील का टुकड़ा अधिक ऊष्मीय ऊर्जा का त्याग करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, इसमें दिया गया है लौह चुंबक जैसा शैथिल्य लूप प्रदर्शित करने वाली कोई प्रणाली स्मृति संग्रहण की युक्ति है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है किसी लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीकरण प्रयुक्त क्षेत्र को दिए गए चुंबकीकरण चक्रों की संख्या पर निर्भर करता है। इस प्रकार चुंबकीकरण यह इंगित करता है कि नमूने का चुंबकीकरण कितने चक्रों में हुआ है। दूसरे शब्दों में यह नमूने में चक्रों के पदों में भंडारित स्मृति को इंगित करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, इसमें दिया गया कि कैसेट के चुंबकीय फीतों पर पर्त चढ़ाने के लिए या आधुनिक कंप्यूटर में स्मृति संग्रहण के लिए किस तरह के लौह चुंबकीय पदार्थों का इस्तेमाल होता है? तो इसका उत्तर है इस उद्देश्य के लिए सिरेमिक्स का प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से बेरियम ऑक्साइड से उपचारित फेराइट्स का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई, किसी स्थान को चुंबकीय क्षेत्र से परिरक्षित करना है, कोई विधि सुझाइए। तो इसका उत्तर है जिस स्थान का रोधन करना है उसे नर्म लोहे के छल्ले द्वारा घेर दिया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं छल्ले के लौह चुंबकीय पदार्थ में ही सीमित रह जाती हैं और घिरा हुआ क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार किसी भी स्थान को चुंबकीय क्षेत्र से परिरक्षित किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5.18 यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक लंबे सीधे क्षैतिज केबल में 2.5 एम्पियर धारा 10 डिग्री दक्षिण पश्चिम से 10 डिग्री उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। इस स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर भौगोलिक याम्योत्तर के 10 डिग्री पश्चिम में है। यहाँ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.33 गॉस एवं नत्य कोण 0 है। उदासीन बिंदुओं की रेखा निर्धारित कीजिए। और आगे दिया है कि केबल की मोटाई की उपेक्षा कर सकते हैं। फिर आगे लिखा है उदासीन बिंदुओं पर धारावाही केबल द्वारा चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के क्षैतिज घटक के चुंबकीय क्षेत्र के समान एवं विपरीत दिशा में होता है। और यहाँ पर दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र जो दिया गया है वो है 0.33 गॉस और धारा का मान दिया गया 2.5 एम्पियर इतना दिया गया। तो लिखा है कि उदासीन बिंदुओं की रेखा निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों को ए का मान ज्ञात कर, तो इसमें हम लोगों को बी एच यानी कि चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है 0.33 गॉस। इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.33 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला इतना हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद इसमें धारा दी गई है, धारा का मान दिया गया है 2.5 एम्पियर इतना दिया गया है। इसके बाद इसमें अब सूत्र प्रयोग करेंगे हम लोग बी एच बराबर μ0/4 पाई इंटू 2I/a और यहाँ से a का मान ज्ञात करेंगे। तो a का मान जब ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई 2I/a यहाँ पर आ जाएगा BH। अब इसमें जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर इसकी जगह पे 10⁻⁷ गुणे 2 I का मान हो जाएगा 2.5 और BH का मान हो जाएगा 0.33 गुणे 10⁻⁴ इतना आ जाएगा। इसके बाद a बराबर जब इसको हल करेंगे तो हल करने पर इसका मान आएगा 1.5 गुणे 10⁻² मीटर। आप लोग इसका गुणा भाग करके जब हल करेंगे तो इतना मान आ जाएगा। इसके बाद ये मीटर में आया, अगर इसको आप चाहे तो सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर और यही इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।